सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी के एंगल से पहले थोड़ा सा ओवरऑल जो डेटा है जीसेक वगैरह का उसके बारे में बात करते हैं। यूएस 10 ईयर जिसे कील्ड एज इज एट 4.5% ओनली। कल भी वो उसी नंबर पे था, ये उसी लेवल पे थी, था ये नंबर। आज भी उसी पे है, तो वहां पे स्टेबिलिटी है। इंडिया की जो 10 ईयर जिसे कील्ड है वो 6.75% पे है। लास्ट मतलब यस्टरडे इट वेंट अप बाय अराउंड 3 बेसिस पॉइंट। यूएसडी टू आईएनआर का अगर नंबर हम देखते हैं तो 87.48 पे है। $1 इज इक्वल टू 87.48 रुपीज। एंड ब्रेंट क्रूड इज एट $76 पर बैरल। कल वो $74.8 पर बैरल पे था, तो अराउंड $1 पर बैरल से यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्लोबल न्यूज में पहले डॉलर के बारे में ही बात करेंगे। डॉलर जो है वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली राइज होता जा रहा है। यूरो वर्सेस डॉलर का इक्वेशन, मतलब यूरो इज एट 2 ईयर लो लेवल करेंटली, यानी डॉलर इज अप्रिशिएटिंग अगेंस्ट ऑल अदर करेंसीज। फिर वो इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज हो या फिर डेवलप मार्केट की करेंसीज हो, हर जगह पे डॉलर का एक अप्रिसिएशन हमने यहाँ देखा है। मेजर रीजन है ट्रम्प का जो टैरिफ थ्रेट्स है। अभी तो थ्रेट्स ही बोलेंगे बिकॉज कंप्लीट टैरिफ वॉर शुरू नहीं हुआ है। बट ट्रम्प इज गोइंग टू अनाउंस 25% टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स। तो ऑब्वियसली कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ये कंट्रीज से भी यहाँ यूएस में काफ़ी एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो ये 25% हाई टैरिफ का जो इम्पैक्ट है डेफिनेटली इन पे भी पड़ेगा। प्लस चाइना पे तो इम्पैक्ट है ही, और चाइना ने भी टीट फॉर टैट टैरिफ वहाँ पे इम्पोज करने शुरू कर दिए है। उसके बारे में भी एक न्यूज़ यहाँ पे हम कवर करेंगे। सो इसी का नतीजा है कि ये जो टैरिफ वॉर्स आगे बढ़ने वाले हैं, तो अदर इकोनॉमीज की करेंसीज जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा लोअर हो रही है कंपेयर टू डॉलर। डॉलर इंडेक्स भी कल 0.3% से इंप्रूव हुआ है टू 108.36। ये लेवल पे ये नंबर अभी चला गया है। जापानीज येन ऑल्सो हैज वीकन बाय 0.2% अगेंस्ट डॉलर। और चाइनीज युआन फेल पास्ट 7.3 पर डॉलर। तो हर जगह पे आई थिंक एक डॉलर का अप्रिसिएशन अगेंस्ट ऑल अदर करेंसीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो जैसे यूएस ने चाइना पे 10% टैरिफ हाइक्स लगा दिए हैं ऑन ऑल चाइनीज इंपोर्ट्स, तो वही टीट फॉर टैट टैरिफ्स जो है वो यूएस पे चाइना ने लगानी शुरू कर दिए हैं। एंड चाइना रिस्पॉन्डेड विद टैरिफ्स ऑन यूएस कोल, एलएनजी यानी नेचुरल गैस पे भी उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं। क्रूड ऑयल पे भी लगाए हैं, एग्रीकल्चरल मशीनरी पे भी लगाए हैं, एंड लार्ज इंजन कार्स पे भी उन्होंने टैरिफ्स यहाँ पे लगा दिए हैं। सो ये रेसिप्रोकल एक्शन चाइना की तरफ से यहाँ पे दिया गया है। एंड चाइना हैज लॉन्च्ड एन एंटी मोनोपोली प्रोब इन गूगल एंड इन केविन क्लीन, टॉमी हिल फिगर। ये जो कंपनीज है उनको उन्होंने अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में भी डाल दिया है। ऊपर से चाइना ने कुछ रेयर मेटल्स जो है 25 रेयर मेटल्स जो चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं, तो उस पे भी कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए हैं। स्पेसिफिकली दीज रेयर मेटल्स आर इसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो उस एंगल से अब थोड़ा सा चाइना भी ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आई डोंट नो कि कब तक ये रिटेलिएशन दोनों तरफ से कंटिन्यू हो सकता है, बट आई थिंक वी विल हैव टू वॉच दिस पर्टिकुलर थिंग। देन अब चाइना की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। चाइना इज प्लानिंग टू बूस्ट रेसिडेंट्स इनकम टू स्पर स्पेंडिंग। तो ये भी एक न्यूज आई वाज रीडिंग यस्टरडे। सो ये क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? सो मेजर रीजन जो स्लो डाउन चाइना में नजर आ रहा है, सो उस स्लो डाउन को कहीं ना कहीं एक कम करने की कोशिश, या फिर स्लो डाउन को थोड़ा धीरे धीरे गवर्नमेंट के साइड से स्पेंडिंग, मतलब थोड़ा स्पेंड करके सपोर्ट करके इस कंजम्पशन को वापस लाने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। सो ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी शिफ्ट है। चाइना एम्स टू इंक्रीज रेसिडेंट्स इनकम एंड कंजम्पशन टू ऑफसेट डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स। तो ये जो एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे हैं उसको ऑफसेट करने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। सो मेजर फोकस इज ऑन वेज ग्रोथ, देन प्रॉपर्टी इनकम बढ़ना, या इंप्रूविंग सर्विस क्वालिटी टू स्टिमुलेट डिमांड। ये कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। कंज्यूमर स्पेंडिंग इनिशिएटिव्स भी गवर्नमेंट ने शुरू किए। एक्सपांशन फॉर द ऑफ द
trade-in scheme for home appliances and encourage household spending. So majorly subsidies वगैरह दिए जा रहे हैं to spur the consumption. Housing मतलब policies to better meet housing consumption needs, उसमें भी artificial intelligence और consumption model गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप किए जा रहे हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी के लिए भी नई पॉलिसीज, एफडीआई स्पेसिफिकली मतलब ग्लोबल मनी कंट्री में आए तो इसलिए भी नई पॉलिसीज गवर्नमेंट ले रही है. जो मेजर कंसर्न्स है, डेमोग्राफिक कंसर्न्स फॉर चाइनीज गवर्नमेंट, वो है कि लास्ट ईयर दैट इज 2024 में मैरिजेस जो है वो 20% से फॉल हुए हैं. सो ये बिगेस्ट ड्रॉप ऑन रिकॉर्ड है कि मैरिज ही नहीं कर रहे लोग, शादियां ही नहीं कर रहे वहां पे. और मेजर रीजन जो है वो है हाई हाई चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन कॉस्ट. ये मेजर डिटरेंट मैरिज डिसीजन लेने में यंगस्टर्स को लग रहा है. और यही वो चीज है जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्लोडाउन क्रिएट कर रही है. जॉब इनसिक्योरिटी भी वहां पे काफी ज्यादा आ रहे हैं. सो ये आई थिंक कंटिन्यूअस बेसिस पे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंटरवीन ओवर हियर और कंजम्पशन को थोड़ा सा ज्यादा मतलब स्पर करने के लिए कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज नई नई पॉलिसीज लाके ली जा रही है. सो लेट्स सी क्या होता है. अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे. इंडियन इकोनॉमी में पहले गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग देखेंगे ऑन रेट कट ट्रांसमिशन बाय बैंक्स. सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मॉनिटर दीज थिंग्स बिकॉज अभी आरबीआई ने रेपो रेट कट किया है 25 बेसिस पॉइंट से 6.25%. सो ऑब्वियसली बैंक शुड स्टार्ट ट्रांसमिटिंग दिस रेट कट इनटू एक्चुअल जो ऑटो लोन से, होम लोन से, या जो भी लोन से जो बैंक्स देते हैं, तो वहां पे भी ये रेट कट पास ऑन होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड रियल ट्रांसमिशन. बट जो एक्चुअल हम देखे जाए, मतलब कल आई वाज रीडिंग वन रिपोर्ट कि वहां पे एक पीएसयू बैंक ने तो 5 बेसिस पॉइंट से रेट्स बढ़ाए हैं, लोन रेट्स बढ़ाए. सो मतलब पास ऑन वो ट्रांसमिशन तो छोड़िए, मतलब वहां पे रिवर्स ट्रांसमिशन हो रहा है. इवन लास्ट टाइम भी जब 2019 में रेट कट्स हुए थे, सो 25 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट होता था तो हार्डली 5 बेसिस पॉइंट्स का ट्रांसमिशन होता था फ्रॉम द बैंक्स. तो यही वो चीज है. तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सी कि भाई अगर यहाँ पे रेट कट हुआ है तो यू विल हैव टू टेक दोज कॉल्स. एटलीस्ट पीएसयू बैंक्स को तो गवर्नमेंट प्रेशराइज यहाँ पे कर सकता है. बट व्हाट इज द मेन चैलेंज फॉर द बैंक्स? वो है लिक्विडिटी चैलेंजेस. तो लिक्विडिटी चैलेंजेस में अराउंड 70,000 करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी डेफिसिट है, ऐसा बैंक्स मतलब लगता है इन द शॉर्टर ड्यूरेशन. एंड इट कैन गो अप टू 2.5 लाख करोड़ रुपीस बाय मार्च. तो ये जो चीजें हैं, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि मोर लिक्विडिटी मेजर्स आर पॉसिबल अगर ये डेफिसिट कंटिन्यू रहता है तो. सो आई थिंक बट गवर्नमेंट इज क्वाइट keen on passing on this rate cut towards reducing home loans or auto loans or business loans. So majorly EMIs अगर कम हो जाएंगे, so that is going to be very good. Obviously अगर यहाँ पे थोड़ा फोर्सफुली ये ट्रांसमिशन होता है तो इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी बैंक्स मार्जिन्स. सो प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो 5 to 12 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे डिक्रीज हो सकते हैं. बट अगर रेट कट्स होते हैं, लोन्स पे इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं, तो उस केस में डिमांड फॉर द लोन्स ऑल्सो कैन इंक्रीज. सो आई थिंक ये सारी चीजें पास ऑन होना जरूरी भी है टू स्पर दी लोन डिमांड, और उसका ही इंपैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे भी पॉजिटिवली हो सकता है. Next, Indian economy news is income tax bill. So, new income tax bill is likely to reduce penal provisions and could streamline paperwork. ऐसे सूत्रों के हवाले से पता चला है. आई थिंक हमारे सूत्र तो न्यूज़पेपर्स ही है, तो वहीं से ये चीज पता चल रही है. सो द न्यू इनकम टैक्स बिल इज एक्सपेक्टेड टू बी टेबल्ड इन पार्लियामेंट दिस वीक. और इसका मेन एम रहेगा कि लिटिगेशन का जो बर्डन है वो रिड्यूस करना, पेनल्टीज को ईज आउट करना और कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन करना. द ओवरऑल पेपर वर्क एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन ऑफ टैक्स फॉर्म्स, ये भी इससे आगे आ सकता है. Majorly, it will seek to replace the Income Tax Act of 1961 for a more concise and clear tax framework. So, majorly डिक्रिमिनलाइज टैक्स डिफॉल्ट्स को डिक्रिमिनलाइज करना, पर्टिकुलरली ये जो टीडियस डिलेज होते हैं ना, उस पर्टिकुलर चीज पे जो पिनल एक्शंस है तो उसको थोड़ा सा डिले करने, मतलब उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश यहाँ पे गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू. वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी, अभी यहाँ से कोई आगे
रेट कट्स वगैरह, सॉरी टैक्स कट्स या फिर उसमें चेंजेस, टैक्स रेट्स में चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज अभी बजट में मेजर अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसमें वरुण बिवरेजेस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को पहले देखते हैं दोस्तों। सो टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू हैज गॉन अप बाय 38%, और मार्जिन जो है वो 15.7% पे फ्लैट रहे हैं। ओवरऑल रिवेन्यू नंबर जो Q4 का रिवेन्यू था, वो था 3689। वरुण ब्यूरेजेस फॉलो कैलेंडर ईयर रादर देन अपना जो फाइनेंशियल ईयर है उससे ज्यादा वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, बिकॉज उनके मेजर क्लाइंट्स फॉलो कैलेंडर ईयर्स। बिकॉज पेप्सी वगैरह अगर ये कंपनीज हम देखते हैं, ग्लोबल कंपनीज फॉलो कैलेंडर ईयर एज फाइनेंशियल ईयर, तो वरुण बेवरेजेस ऑल्सो फॉलोज द सेम। नेट प्रॉफिट जो है वो 40% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, दैट इज एट 185 करोड़ रुपीज। एबिटा जो है वो 39% से ग्रो हुआ है, एंड द नंबर इज एट 580 करोड़ रुपीज। एबिटा मार्जिन जो है वो फ्लैट रहा है 15.7% से। इंडिया वॉल्यूम्स ग्रू एट अराउंड 11.4%, while consolidated volumes rose by 23.2%, driven by new territories। न्यू टेरिटरीज में जो उन्होंने एक्सपांशन किया है, स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोस्वाना, मोजाम्बिक, मादागास्कर एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो ये नए टेरिटरीज भी यहाँ पे ऐड हुए हैं। कंपनी ने 50 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है फॉर द होल ईयर, कैलेंडर ईयर ऑफ 2024। They have also entered into share purchase agreement to acquire Pepsi companies business in Tanzania and Ghana। इसके लिए अप्रूवल्स अभी तक पेंडिंग है, बट होपफुली ये जल्द ही यहां आ जाएंगे। कंपनी ने बहती गंगा में हाथ भी धो लिया है ऑन अ लाइटर नोट। QIP भी हो गया है 7,500 करोड़ रुपीस का ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर। सो आई थिंक अच्छा खासा मनी रेजिंग जो है वो हुआ है। सो आई नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सप्लाई। जो जैसे डिमांड बढ़ती है तो प्रोमोटर्स क्रिएट दिस सप्लाई, एंड दैट वाज द मेजर कंसर्न जो भी मिस्टर नरेंद्र शंकरन ने दिखाया है कि भाई हर एक ने, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वरुण बेवरेजेस, बट स्मॉल कंपनीज जो SME IPOs वगैरह आए, तो हर जगह पे जो रिस्क है वो लेंडर्स से पास ऑन करके इन्वेस्टर्स पे डाली गई है। यही वो कंसर्न है सबसे बड़ा स्मॉल कैप एंड मिड कैप साइड में मिस्टर नरेंद्र शंकरन को। दैट्स व्हाई ही इज वेरी मच कॉशियस अबाउट दैट। Now, different industry voices are also coming out in defense of small and mid cap SIPs। आई थिंक वी हैव क्लियर्ड आवर व्यू। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, परिमल आडे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आइशर मोटर्स के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। प्रॉफिट्स आर बिलो एस्टिमेट्स। सो रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर 19% से यहाँ पे ग्रो हुआ है, बट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 17.5% की रही है। सो 1,170 करोड़ रुपीस का ये प्रॉफिट रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट अराउंड 996 करोड़ रुपीस। सो कॉल्ड एस्टिमेट से ये नंबर नीचे आया है, मतलब टीवी एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट से ये नंबर नीचे आया है। बट ओवरऑल आई थिंक जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ नंबर्स भी आ रहे हैं सेल के, तो आइशर मोटर इज डूइंग वेल, ऐसा ही लगता है। एबिटा grew at 10.2% year on year at 1,201 crore rupees, and EBITDA margins are at 24.2%, which is a healthy EBITDA margin. Last year the EBITDA margin was 26.1% and the expectations were 25.6%. तो उसके कंपैरिजन में मार्जिन्स यहाँ पे थोड़े से डिक्रीज हुए, बट ओवरऑल मार्जिन्स आर लुकिंग गुड। फोर्स मोटर्स के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। Q3 के प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 35% ईयर ऑन ईयर। सो the number is at 115.3 crore rupees. Last year, same quarter, the number was 85 crore rupees. Revenue grew by 11.7%. The revenue number is at 1,889 crore rupees. EBITDA just rose just by 3.2% to 231.7 crore rupees. EBITDA margin declined to 12.3% from 13.3% due to rising input costs. And the total income जो है वो इंक्रीज हुआ है at 11.4% at 1,904 crore rupees. Now the next news is regarding Apollo Hospitals. Q3 FY25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। Profit has gone up by 51% and the profit number is at 372.3 crore rupees. Majorly driven by improved performance in online and offline pharmacy businesses. Revenue जो है कंपनी का वो 13.9% से ग्रो हुआ है and the number is at 5,526 करोड़ रुपीज। ये 13.9% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रो हुआ है। सिक्वेंशियली द रेवेन्यू हैज गॉन डाउन बाय 1.1%। सो आई थिंक ओवरऑल जो
अगर हॉस्पिटल्स के एंगल से हम बात करते हैं तो अपोलो प्लान्स टू ऐड अराउंड 3,512 बेड्स अक्रॉस 11 लोकेशंस इन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 years, जो FY 26 से स्टार्ट होगा, बट ये 3 to 4 year का पीरियड। और अगर रीजनल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 24% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, कर्नाटका में 17% रेवेन्यू ग्रोथ रहा है और ऑक्यूपेंसी 71% की रही है। ईस्टर्न रीजन में रेवेन्यू ग्रोथ इज 8%, ऑक्यूपेंसी स्टेबल है। वेस्टर्न रीजन में 12% रेवेन्यू ग्रोथ है एंड नॉर्दर्न रीजन में 11% रेवेन्यू ग्रोथ है एंड ऑक्यूपेंसी काफी इंप्रूव हुई है एट 74%। करंट हॉस्पिटल नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं या टोटल नंबर ऑफ बेड्स की हम बात करेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ बेड्स आर 7,996 बेड्स कंपनी के पास अभी यहाँ पे है। ऑनलाइन बिजनेसेस में अगर फार्मा बिजनेस की हम बात करते हैं, तो वहां पे आई थिंक जो ऑनलाइन बिजनेस है फार्मा का, वो अभी भी लॉस मेकिंग ही नजर आ रहा है। अब नाइका कंपनी के बारे में बात करेंगे। Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट इज अप बाय 51% एंड द नंबर इज एट 26 करोड़। सो आई थिंक बेस इफेक्ट्स काफी छोटे हैं, दैट्स व्हाई ये नंबर्स काफी बड़े नजर आते हैं। सिक्वेंशियली ऑल्सो कंपनी सॉ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हैज गोइंग अप बाय 160%। सो लास्ट क्वार्टर में ये 10 करोड़ का प्रॉफिट था, अब ये 26 करोड़ का हो चुका है। रेवेन्यू नंबर इज एट 2,267 crore rupees. Year on year, it has gone up by 27%. Net profit margins compared to the revenue are quite small. EBITDA surged 43% year on year, and the number is at 141 crore rupees. Last year, same quarter, the EBITDA number was at 98.7 crore rupees. Company also saw improvement in EBITDA margin. 70 basis points EBITDA margin improved to 6.2%. Year ago, the EBITDA margin was at 5.5%. अब कुछ और एडिशनल न्यूज अगर हम देखते हैं, तो अडानी ग्रुप के बारे में बात करेंगे। अडानी ग्रुप एक नए हॉस्पिटल वेंचर में आ रहा है विथ मायो क्लिनिक। सो ये यहाँ पे अडानी ग्रुप इज गोइंग टू इनिशियली इन्वेस्ट अराउंड 6,000 crore रुपीज फॉर 1,000 बेड हॉस्पिटल, और टोटल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 crore प्लस की है इन द फर्स्ट फेज ऑफ हेल्थ केयर एक्सपांशन। तो इन्होंने मायो क्लिनिक ग्लोबल कंसल्टिंग, ये कंपनी जो है यूएस की, इनके साथ टाई अप किया है एंड द ग्रुप विल सेट अप 2 multi-specialty hospitals and medical research institutes in Mumbai and Ahmedabad. So Kandivali, मुंबई की कांदिवली में अडानी विल होस्ट अ सिटी, अडानी हेल्थ सिटी मेजर फीचरिंग अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मोर हेल्थ कैंपसेस प्लान इन अदर सिटीज ऑल्सो। सो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जिस तरीके से टाटा ग्रुप हो, आदित्य बिरला ग्रुप हो, रिलायंस ग्रुप हो, इन्होंने भी यहाँ पे एंट्री की है, तो ये थोड़ा सोशल कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे माना जा सकता है। द फैमिली हैज ऑलरेडी कमिटेड अराउंड 60,000 crore rupees टुवर्ड्स हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म विजन। तो उसी का एक ये एंगल आगे आया है। तो ये जो मायो क्लिनिक है, ये टॉप यूएस मेडिकल इंस्टीट्यूशन है विच विल प्रोवाइड एक्सपर्टीज इन हेल्थ केयर रिसर्च एंड एजुकेशन। सो अब देखते हैं कि कैसे आगे ये सारी चीजें बढ़ती है। अब थोड़ा सा एक न्यूज है बैंकिंग इंडस्ट्री से। सो स्मॉल लोन्स जो है वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस सिग्नल्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली सिक्योर्ड स्मॉल लोन्स। सो ये माइक्रो लैप्स, अगर माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, टू व्हीलर फाइनेंसिंग की बात करते हैं, सर्टन व्हीकल लोन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ अर्ली स्ट्रेस साइंस नजर आ रहे हैं डिफॉल्ट्स के। तो उसी के लिए थोड़ा सा मतलब कॉशियसनेस इस बार के रिजल्ट्स में हम देख सकते हैं। Q4 के रिजल्ट्स में हम शायद वहां पे देख सकते हैं सम प्रोविजनिंग। ऑलरेडी हमने एक दो क्वार्टर से सम बैंक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग दोज प्रोविजनिंग, तो होपफुली आई थिंक यहां से भी आगे थोड़े बहुत प्रोविजनिंग हो सकते हैं। अब होटल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इंडियाज होटल इंडस्ट्री इज गोइंग टू ऐड ओवर 1 लाख रूम्स बाय 2029। करंटली 2 लाख रूम्स है। और 1 लाख रूम्स, नए रूम्स ऐड होने वाले बाय 2029। मेजर रीजंस क्या है इसके पीछे? रिलीजियस टूरिज्म, राइजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये मेजर रीजंस बोले जा रहे हैं। सो लेजर डेस्टिनेशंस एंड रिलीजियस हब्स सीइंग अ सर्ज इन इन्वेस्टमेंट्स, हमने लास्ट 1-2 सालों में वो देखा है। सो मेजर अर्बन सेंटर्स लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड हैदराबाद आर पॉइज्ड फॉर एक्सपांशन। जो ऑक्यूपेंसी रेट्स अभी मतलब दिख रहे हैं 60 to 70% के बीच में, दे कैन गो अप टू 80% ऑल्सो, विच विल ड्राइव रेवेन्यू। नवी मुंबई और जेवर की जो एयरपोर्ट्स आने वाले हैं, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एड गुड
potential for growth. So convention centers in Mumbai, Delhi and Jaipur ये भी आने वाले समय में काफी यहाँ पे आ सकते हैं. So I think limited new supply in key cities and high occupancy and room rates ये major reasons यहाँ पे नजर आ रहे हैं for expansion of this kind of expansion. 1 लाख rooms यहाँ पे उसके लिए ऐड हो सकते हैं. सो कैसा लगा आज का एपिसोड है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड दुबई वालों के लिए एक न्यूज है हमारी तरफ से. सो वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन इन दुबई मेजरली ऑन हाउ टू मैनेज योर वेल्थ मैनेजमेंट और हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग पे भी बातें हो सकती है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सेशन तो उस और ये अप्रैल में होने वाला है सेशन. तो उसका एग्जैक्ट डेट वगैरह वो सारी चीजें आपको एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर क्लिक करके आप दुबई में, अगर आप दुबई में हो और यू वांट टू ज्वाइन दिस सेशन तो प्लीज बुक योर सीट. अप्रैल मंथ में हम आने वाले, काफी पहले से हम बता रहे हैं, 2 महीने पहले. सो आशा करूंगा कि वहां पे भी, बिकॉज वी हैव सीन दैट लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन दुबई हु आर interested in meeting us. So definitely we are coming to Dubai in the month of April. आशा करूंगा आप जरूर अपनी सीट बुक करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.